सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मईशत की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। बजट खसारा, तिजारती खसारा, करंट अकाउंट खसारा और न जाने कौन कौन से खसारे मिलकर मुल्क की माशी तरक्की के सफ़र का रास्ता रोक रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत और उनके तजवीज़ करदा रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के नतीजे में अवामी मुश्किलात इस वक्त तमाम हदें पार कर चुकी हैं। वसूलियों के हजम को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उनके नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफे ने आम आदमी की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी है। न सिर्फ आम आदमी बल्कि मुल्की इदारे भी इस वक्त अरबों का खसारा बर्दाश्त करके कौमी खजाने पर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में मौजूए बहस बनी हुई है। मुल्क के सरकारी इदारों को बड़े पैमाने पर सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी नुकसान को कम करने के लिए कैबिनेट की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी दे दी है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने अपने बयान में कहा था कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे कौमी खजाने पर बोझ हैं। उन्हें जिंदा रखने के लिए हुकूमत को सालाना 500 अरब खर्च करने पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान में SOEs का मुनाफा तकरीबन 1/2 से कम हो रहा है और खसारे में बदल रहा है। मामलात अब एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान के वफाकी SOEs का मुनाफा जनूबी एशियाई खित्ते में सबसे कम है। SIFC की मुआवनत से पहले मरहले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, जिसमें PIA इस वक्त सर फहरिस्त है। जिसके बाद फिर बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं, फर्स्ट विमेन बैंक है और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बारी आएगी। PIA इस वक्त माली खसारे के एतबार से नंबर 1 पर है। PIA के कुल वाजिबात इस वक्त 830 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। हुकूमत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक डिस्कोज ने तकरीबन 376 अरब से जायद का नुकसान उठाया है। लेकिन क्या हुकूमत नुकसान करने वाले इदारों से जान छुड़ाने में संजीदा है? अब ये सवाल इसलिए जहन में आ रहा है क्योंकि 2 रोज़ पहले ही माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली, जो कि 3 हुकूमती कमेटियों के रुकन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और जो बातें उन्होंने कही हैं अब उन बातों ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। डॉक्टर कैसर बंगाली किफ़ायतशारी, राइट साइजिंग और अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। डॉक्टर कैसर बंगाली ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए अच्छी कोशिशें की। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए तीनों कमेटियां बड़ी अहम हैं। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक तीनों कमेटियों ने 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशंस का जायजा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन्स बंद करने और अखराजात में कमी के लिए 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना था कि हुकूमत तीनों कमेटीज़ की तजावीज़ के बरखिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है और महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक सरकारी महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कैसर बंगाली ने मजीद कहा है कि IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं हैं और गैर मुल्की कंपनीज मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। अब इस बयान के बाद बहुत से सवालात हैं जो इस प्राइवेटाइजेशन के अमल पर उठना शुरू हो गए हैं, जिसका हुकूमत की तरफ से जवाब आना भी चाहिए और अब देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब देगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी है दानियाल अजीज़ साहब को, जो साबिक वजीर भी हैं, प्राइवेटाइजेशन के हमारे मुल्क के सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये PIA की प्राइवेटाइजेशन की डेट्स आ रही हैं, अक्टूबर में प्राइवेटाइज हो रहा है, इससे पहले जून की डेट आई, फिर अगस्त, वो बढ़ते बढ़ते अक्टूबर तक पहुँच गई। आपको लग रहा है जो 6 इस वक्त ख़रीदार हैं जो कि लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इनका एतमाद पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस वक्त है, प्राइवेटाइजेशन का अमल ये खुश असलूबी के साथ मुकम्मल होता आपको नज़र आ रहा है? जी, ये ऑब्वियसली बहुत डिलेड है और इसमें वाज़ेह तौर पर जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसमें बिड सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कोई मिनिमम बिड प्राइस रखी है या ये ओपन बिड है। तो ये तो समझ आ गई है क्योंकि मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में जा करके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये जब ये डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, अगर PIA की और डिस्कोस की उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो जाती तो इसकी बहुत खातरखा कीमत मिलनी थी। तो इसको क्यों डिले किया गया, ये तो जवाब इनसे मीडिया को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए कि उस वक्त जब जुबैर साहब ने 2 दिन के बाद जाके बिड्स खोलनी थी इस्लामाबाद में और ये चीज़ें आगे चलनी शुरू हो जाना था प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, इसको क्यों रोका गया, किस वजह से रोका गया? क्योंकि ये तो अब वाज़ेह हो गया है हुकूमत के अपने बयान की वजह से
इत्तेफाकी बात है कि वही लोग दोबारा आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर को हमने अरबों रुपए दिया, दूसरी उसकी कीमत भी वो नहीं मिल पा रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं बेचने दिया? फिर क्या सोच थी इनकी? ठीक है दानिश साहब, आपने तो ज़ाहिर है बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देखा है। ज़ाहिर है कि वो जवाब ज़ुबैर साहब को, उनके साथियों को, डार साहब को, उनके सामने हम ये सवाल रखते रहेंगे, लेकिन आपकी नज़र में क्यों इसको डिले किया गया? ये कोई इंटेंशनली डिले था या ये कोई इनकॉम्पिटेंस की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, या कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था, फिर उस पर थोड़ा सा ओवर थिंक किया, फिर रिव्यू किया कि अभी नहीं करना चाहिए, शायद मुनासिब वक्त ना हो? इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ अपनी अपनी टर्फ बचाने की जो पुरानी आदत है, ये जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, जो सब अब 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस पाकिस्तानी कौम को चिमड़े हुए हैं, ये इनकी जो टर्फ वॉर है उसकी वजह से है। कोई इसका जवाब नहीं बनता। 40 साल से ये कंपनियां जो है हुकूमत की जो है ये उस पे प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे है। तमाम हुकूमतें आके चली गई हैं, सब ने अप्रूव किया है, और ये सब का सब अमल जो है वो लाया गया सामने, उसके ऊपर पैसे, वक्त, सब कुछ किया। तो इन्होंने एक मजाक बना दिया बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का कि आखिरी टाइम पे आप जी कैंसिल कर दे, जी नहीं हमने बेच ली। ये क्या तरीका है? किसने इनको इख्तियार दिया? ताहिर साहब, ये इस अमल को, प्राइवेटाइजेशन के अमल को, दुनिया भर में ये अमल होता है, ये पाकिस्तान में इतना पेचीदा क्यों है? 7 साल पहले इसकी मिनिस्ट्री भी अलहदा की गई, अगस्त 2017 की बात है। उसके बाद भी जो प्रोसेस की लेंथ थी, जो पेचीदगियाँ थी, जगह जगह से मंजूरी होना, वो बिड्स के प्रोसेस तक पहुँचना इतना मुश्किल हो जाता है। इस अमल को क्यों नहीं अभी तक आसान करने में 7 सालों में मिनिस्ट्री कामयाब हुई? मैं आपको अपना वक्त बता सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 साल था। 1 साल में तो मुश्किल से फाइनेंशियल एडवाइजर भी हायर होता है, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस है लंबा चौड़ा। लेकिन उस दौरान जब ये मैं था, तो उस वक्त जो कफाहतें सामने आई थी सारी, वो सारी की सारी इंतजामिया की तरफ थी। यानी प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी भी चाहते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी चाहते थे। मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे सेक्रेटरी साहब जो थे, और उस वक्त के जो वापडा के सेक्रेटरी साहब जो थे, और उस वक्त के जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो थे, ये सारे आपस में चिड़ी छक्का खेल रहे थे और टेबल टेनिस खेल रहे थे, और मतलब जिस दिन चाहते थे ये रोकते थे तो सारा अमल। फिर हम लेके जाते थे ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में, वहाँ फिर फैसला करवाते थे, फिर ये कोई नहीं हिचकाल देता थे। अब ये आप देख लें, ये PIA भी इसी तरह डिले होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब दानिश साहब कि वो सियासी प्रेशर होता है कि आप कमेटी में लेके जा रहे हैं, वहाँ अप्रूवल हो रहा है, लेकिन अमल दरामद फिर नहीं हो पा रहा, चूंकि अपोजिशन जमात का एक प्रेशर रहता है। और हम हर दौर में देखते हैं जो अपोजिशन जमात होती है उसकी कोशिश होती है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो सके, वो उनके पास एक हमदर्दी का वोट रहे, इदारे और इदारों के एम्प्लॉयज़ ज़रा उनके बारे में बेहतर सोचते रहें। तो ये वाली भी एक सोच इसमें भी यानी पॉलिटिसाइज कर दिया गया इस मामले को भी बुरी तरह से। जी, मैं समझता हूँ कि इतने 600 अरब से ज्यादा लॉसेस जो हैं, ये साल दर साल बेचारी अवाम बेचारी बर्दाश्त कर रही है, और ये टैक्स का पैसा जा रहा है, और सर्कुलर डेट और चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये क्यों इसको रखना चाहते हैं? शायद इनमें को ये इरादा है कि जब टाइम दुरुस्त होगा तो हम अपनी ये जो अभी उन्होंने कहा है कि बजरिया ये गवर्नमेंट जो है ये G2G ये बेचेंगे अब सस्ते दामों। और ये जो माजी के सारा आपने देखा है, ये FZE वाले चक्कर, और ये जो कतर वाले चक्कर, और वो फ्लैट्स वाले चक्कर, और सऊदी अरेबिया की मिलें, और पता नहीं क्या कुछ, तो क्या पता वहां से कौन सी कंपनी है, कौन सी G2G खरीदनी है। तो IMF ने तो इस सारी बात को रोक दिया। उन्होंने कहा कि जी आप कानून के मुताबिक ये करेंगे, कोई कंसेशनरी रेट नहीं आप किसी को दे सकते। तो वो सारी की सारी चीज पे पानी फिर गया। अब शायद हो भी जाए कोई प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि चालों का टाइम खत्म हो गया। अब दानिश साहब, ये जो पूरा एक माहौल आप बता रहे हैं जो साल साल से क्रिएट हुआ है, तो इसमें एक प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे सोचेगा कि मैं आऊं और मैं इन्वेस्ट करूं और मैं खसारे में चलने वाला इदारा ख़रीदूं भी? ये तो फिर भी ये जो इस वक्त इन्वेस्टर्स मैदान में, उनको सलाम है कि 6-6 लोग आके ख़रीदार बने हुए हैं PIA के, और वो ख़रीदना चाह रहे हैं, उसको बेहतर अंदाज से चलाना चाह रहे हैं। ये इनके एतमाद को बहाल करने के लिए इस वक्त इनको कितनी ईज़ प्रोवाइड की जा सकती है? कितनी आपको हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने में, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर बाहर से तो कोई नहीं आ रहा हमारी इस एयरलाइन को खरीदने या दीगर इदारों को खरीदने। कहने को तो वो हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हो तो नहीं रहा ना जी। अभी आप देखें ये जो सारे इन्होंने प्रोसेस किया है, मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है, इसके डार साहब क्यों चेयरपर्सन है? वो फॉरेन ऑफिस में है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनको कोई और काम नहीं है? वो क्यों चौकीदारा कर रहे हैं इस फंक्शन का? इसको होने दे, चलने दे, इसको आगे चलने दे। जो कानून सारे सिस्टम्स इन प्लेस है, मिनिस्टर इन प्लेस है, इसको चीजों को आगे बढ़ने दें। वो हर दफा रिव्यू करके कोई ना कोई कंपनी निकाल रहे हैं बीच में, ये भी स्ट्रेटेजिक है, ये भी एसेंशियल है, ये भी स्ट्रेटेजिक है, जबकि 40-40 साल से वो कंपनियां वहां पर मौजूद है।
तो ये जो एक तरफ हमें ये मंत्रा बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, दूसरी तरफ बिजनेस बचाते चले जा रहे हैं, तो ये मतलब ऑब्वियसली वो नीयत का फुकदान है। और क्या वजह हो सकती है? साहब ये या तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, इसका मतलब है ये कि जो भी है वो ये लिस्टें प्राइवेटाइज करें। यहाँ पर ये है कि नहीं ये वाला बिजनेस भी हमें चाहिए, ये वाला बिजनेस भी हमें चाहिए, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? और ये टाइम कितना, वक्त कितना क्रिटिकल या क्रूशियल है, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज, बड़ी टेलीकॉम कंपनीज, टोटल और टेलीनॉर जैसी जब हमारे मुल्क से अपनी सरमायाकारी निकालकर वो बाहर जा रही हैं, अपने बिजनेस को रैप अप कर रही हैं, तो ऐसे वक्त में तो हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इस तरह की सियासत इस अमल में भी करेंगे तो लोकल इन्वेस्टर्स का तो एतमाद फिर बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, वो तो फिर बाहर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। हमारी मईशत की बुनियाद का क्या होगा फिर? जी यकीनन, और वो कर रहे हैं। आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है एनजीओ नेट साहिबा, उन्होंने बयान दिया है बकायदा कि पाकिस्तान में इस साल यानी जून 30 2025 तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 0.1% बढ़ेगी GDP की, जो कि तकरीबन कोई 330-40 मिलियन डॉलर है, जो कि हमारा 1-2 हफ्तों में ये रोशन डिजिटल अकाउंट में आ जाता है, यानी ना होने के बराबर है। और ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि कितने जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इस वक्त तक हुकूमत को एहसास नहीं है कि इनके इस अमल से या ताख़ीर से जो लोकल इन्वेस्टर का एतमाद टूट रहा है, ये लॉन्ग टर्म में कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इस वक्त तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है दुनिया को दिखाने के लिए भी कि हमारे अपने इन्वेस्टर का एतमाद बहाल है, तो हम दुनिया को कन्विंस करेंगे। जो हम मुख्तलिफ ममालिक में जाकर FDI को लाने की बातें कर रहे हैं, उससे पहले तो हमें एक ग्राउंड बनाकर दिखाना पड़ेगा ना अपने लोकल इन्वेस्टर्स की सूरत में। बिल्कुल, ये भी बात है जी। और पूरी दुनिया जो माजी में अमल किया है उन्होंने, और इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है कि ये कैसा मुल्क है कि ये 6 महीने 8 महीने एक प्रोसेस में लगा के, और आखिरी दिन जब सब कुछ तैयार है, पका हुआ फल है, तो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं चाहिए, और फिर नुकसान उठाते चले जाते हैं 6-7 साल 8 साल और फिर अब दोबारा वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये क्यों रोका गया था सारा अमल? किसको तकलीफ हुई थी? और दानिश साहब, ये हुकूमत का कोई पहला दूसरा तीसरा महीना तो है नहीं, कोई 6-7 माह ये हुकूमत गुजार चुकी है। और कंटिन्यूशन में अगर आप पीछे वाली हुकूमत में चले हैं PDM की, तो वो भी इन्हीं की हुकूमत थी। अब कोई 2.5-3 साल का अरसा जब इस हुकूमत को कुल मिलाकर हो चुका है, तो ये इस हुकूमत में आने से पहले, दूसरे टेन्योर से पहले क्यों ये सारा काम नहीं कंप्लीट किया गया? ये होमवर्क, ये सारी चीज़ मुकम्मल क्यों नहीं थी? क्या कोई रिसर्च की कमी है, कोई लैकिंग सोच में है, या इंटेंशन नहीं थी करने की? ये बुनियादी खराबी कहाँ पैदा हो रही है? ये जी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है इनकी, और ये FBR इन्होंने कभी ठीक करना ही नहीं था। ये महज इन्होंने एक ढकोसला बनाया हुआ है कि जी ये सियासी इस्तेकाम आएगा तो फिर हम ये मुश्किल फैसले लेंगे। आपको कौन रोक रहा? अगर आपके पास कोई फैसले हैं तो आप बताएं। जब गंदम का आपने फैसला लिया था तब आपने जो सियासी इस्तेकाम की वजह से रुक गए थे कि सियासी इस्तेकाम नहीं है तो हम बेचारे काश्तकार के साथ ये नहीं कर सकते। आपने जो चीज़ आपको पसंद आती है, क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रहे थे सारी गंदम, और वो सारा जो आपने बैन लगा दिया था उसके बावजूद गंदम आती चली गई। इतने आपके मतलब इरादे जो है वो कच्चे थे, तो उस आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। उस वक्त तो नहीं आपको सियासी इस्तेकाम का कोई फिक्र पड़ी या कोई महसूस हुआ जब आप पाकिस्तान के काश्तकार को तबाह कर रहे थे। अब आप हर बात पे कहते हैं जब टैक्स देने की बारी है कि जी सियासी इस्तेकाम नहीं है, जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, जी वो जी बस में जाकर जरा बाहर से जो है ना जब दूध ले आऊं जी तो फिर चाय बनाता हूँ। ये क्या तमाशा है? लेकिन तो इन्हीं मुश्किल हालात में हमने ताजर दोस्त ऐप बना दिया जी, अब टैक्स खुद ब खुद आ जाएगा, और बाकी दुनिया में ऐप से टैक्स कलेक्ट होता है। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हमें बता रहे हैं ये? वो ज़ाहिर मामला अभी तक नहीं ताजरों के साथ इनके तय हो पा रहे। अब देखना उसमें मजीद कितना वक्त लगता है। लेकिन अब ये इन्हीं हालात में देखें, पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया और 2 माह के लिए कम से कम वो एक रिलीफ दिया लोगों को। अब वो चाहे भले 2 माह के लिए, लेकिन उसके बाद वो सोलर पे उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों को उस पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अब ये ऑप्टिक्स की हद तक है, चूँकि इसने बाकी सूबों पर भी एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, या वाकई कम से कम यहाँ आपको कोई एक इंटेंशन, एक बेहतरी की जानिब कोई राह नज़र आ रही है कि ये एक स्टेप तो इन्होंने लिया है, अब आगे भी कोई प्लानिंग करेंगे और कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेंगे? ये अब ये कर रहे हैं जी कि ये दोनों ओहदेदार जो हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक इंटीरियर मिनिस्टर, ये हाथ धो के इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक के पीछे डार साहब पड़े हुए हैं, एक के पीछे राना सनाउल्लाह साहब पड़े हुए हैं। और इनका ये इरादा है कि ये किसी तरह से अपनी सियासी जो सूरत हाल है और अपने माजी के जो लल्ले तलले हैं उनको जारी उसारी रखें, और पाकिस्तान को जो है ना तब्दील ना होना पड़े। पाकिस्तान एक नया ताकतवर एशिया में मईशत ना उभर सके, और वही कर्ज उतारो मुल्क सवारों पर ढकोसले 2-3 महीने की जो चेतियां लग रही हैं वापदा में,
और ये जो ऐप शैप हमें बता रहे हैं चीजें सारी, ये सब अब ये सारी चीजें दाव पे आ रही। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो दानिश साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे किसी को पढ़ने की जरूरत है जो उनकी इन 6-7 माह में माशी कारकर्दगी है, वो तो अपने बोझ तले खुद ही गिर जाएंगे, उनको गिराने की तो शायद किसी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताएं फिर लगाया क्यों उनको? तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक था, उनकी मर्जी थी कैबिनेट में जिसको जो होता देते। एक तरफ ये बयानिया है कि जी 2013 से 18 तक हम पता नहीं कौन सी 20वीं मईशत बनने को जा रहे थे और हमने बड़े कमालात किए और ये किया और वो किया, और बीच में जो है ना एक एस्टेब्लिशमेंट ने तजुर्बा किया इमरान खान का, जिससे सारा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या आपने दिल पे हाथ रख के कोई नून लीग का बंदा ये कह सकता है कि अगर 18 में नून लीग की हुकूमत बन जाती तो इन्होंने IMF के पास नहीं जाना था? इन्होंने इमरान खान से भी पहले IMF के पास जाना था, क्योंकि इन्होंने तबाह कर दी थी मईशत डार साहब ने, और इसीलिए उनको करीब नहीं जाने दे रहा कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मैं तो नहीं कर रहा, इनका अपना वजीर आज़म नहीं उनको जाने दे रहा। अब दानिश साहब, नून लीग में रहते हुए तो कोई दिल पे हाथ रख के बात नहीं करता, लेकिन नून लीग छोड़ते ही फिर हर शख्स से बात करने लगता है। हमने जुबैर साहब की भी बातें सुनी, मिफ्ता साहब की भी, शाहिद साहब की भी। आई एम सॉरी, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास सारी पार्टी गवाह है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल में बैठ के सबसे ऊंची आवाज बुलंद करता था। नहीं, आपके अलावा अभी जैसे मिफ्ता साहब की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो भी हुकूमत से ओहदा छोड़ने के बाद जब वो बाहर आ गए पार्टी से, फिर शाहिद खाकान साहब के भी बयानात पार्टी से बाहर आने के बाद, फिर जुबैर साहब की जब अनबन हो गई। मिफ्ता साहब तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे, वो करते ना फिर उस वक्त जो करना था उन्होंने, क्यों नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद बन गए थे, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? अब ये बाद में तो बातें करनी आसान है। मैं तो एक सिर्फ MNA था, आखिरी साल में आके तो मुझे मिनिस्टर अपॉइंट किया, और बाकी जो 4 साल पहले थे उसमें तो हम जंग की हालत में थे। उसके बावजूद मुझे पता था कि हालात खराब हो रहे हैं। ये जो ढागा साहब उस वक्त पावर सेक्रेटरी थे, इनकी सारी प्रेजेंटेशन में साबित करता था कि झूठ में के पलंदे हैं। अच्छा। और ये जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट कर देते थे। सही। और दानिश साहब, अगर आज से हुकूमत अपनी इंटेंशन सही करे और एक राइट ट्रैक पर चलना शुरू हो, तो उसका फिर वे आउट क्या हो सकता है? फिर चंद एक दो ऐसे मेजर स्टेप जो कि इस वक्त कम से कम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कम से कम स्टेबल कर सकें। ये देखें जी, आपकी जो मईशत है, जो आपका इस वक्त प्रोडक्शन फंक्शन है ना, आपकी सारी की सारी मईशत पिछले अफगानिस्तान की जंग की वजह से एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन चुकी है। ये तोहफा दिया था इशरत हुसैन और शौकत अजीज ने। इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन चुकी है। इसको उससे पहले हम साल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थे। तो उसके बाद जब ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं ये ट्यून होगी कि बस इंपोर्ट करें, नट बोल्ट कसें और बेच दें, चाहे वो AC है, चाहे फ्रिज है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे TV है, चाहे जो भी चीज है। और यहाँ पर जो है एक ह्यूज डिमांड जो है, ये जो कंज्यूमर फाइनेंस के जरिए से इन्होंने क्रिएट कर दी, जो आर्टिफिशियल थी, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स पे, और वो हमने कंजम्पशन कर दी। जब उसको पैसे खत्म हो गए, फिर हमने कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब सूरत ये कि और हमें कर्ज को देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो जब तक हम ये प्रोडक्शन फंक्शन नहीं बदलेंगे, जिससे डार साहब जो है उनको तकलीफ होती है, वो कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, बस थोड़े से चीजें बेच के हम डॉलर ले आएंगे और 3-4 साल और निकल जाएंगे। और भाई फिर क्या करोगे? और कुआं नीचे खोदते चले जाओगे और गड़ा खोदते जाओगे। ठीक है, तो इसको अभी रोकना है हमने। IMF भी यही कह रही है। ये जो प्लान इन्होंने 14 तारीख को अनाउंस करना था, माशाल्लाह शाबियाने बजा रहे थे कि जी हमने मईशत का प्लान बना लिया है, ये कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट पता नहीं बाहर से, ये होम ग्रोन है, फलाना है, इतने मशवरे हमने किए हैं 100। और वो जब टाइम आया 14 अगस्त का, तो कहाँ है वो अनाउंसमेंट? किधर है? ठीक है, इनके पास प्लान है ही कोई नहीं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब, साबिक वजीर प्राइवेट, साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने उनकी सुनी। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सस्ती बिजली कैसे तैयार की जा सकती है और किस तरह से बिजली की कीमत में कमी को लाया जा सकता है, हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और दुनिया में कोयले से बिजली की पैदावार के हवाले से इंटरनेशनल कोल ऑर्गेनाइजेशन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में कोयले के मजमूई ज़खायर तकरीबन 929 अरब टन हैं, जिससे इस वक्त औसतन 39% बिजली पैदा की जा रही है, जबकि 21% गैस, 16% पन बिजली, 13% न्यूक्लियर एनर्जी, 5% तेल और बाकी 4% मुतबादिल एनर्जी ज़राए से बिजली हासिल की जा रही है। कोयले से बिजली पैदा करने वाले ममालिक में जनूबी अफ्रीका 90% से ज़ायद, ऑस्ट्रेलिया
70%, पोलैंड 80% से ज़ायद, चीन में 70% से ज़ायद, कजाकिस्तान 75%, भारत 68%, इसराइल 58%, यूनान 54%, मराकश 51%, अमेरिका 45% और जर्मनी 41% से ज़ायद कोयले से बिजली बना रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स दुनिया में कोयले के ज़खायर तीसरे बड़े ज़खायर रखने के बावजूद पाकिस्तान में कोयले से हासिल होने वाली बिजली का तनासुब बहुत कम है। पाकिस्तान में तकरीबन 180 अरब टन कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं, जो 400 अरब बैरल तेल के बराबर हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक ये ज़खायर सऊदी अरब और ईरान के तेल के मजमूई ज़खायर के बराबर ही हैं। $50 फी बैरल तेल की कीमत के हिसाब से हमारे कोयले के ज़खायर की मालियत तकरीबन $30 ट्रिलियन है, जो मुल्क की GDP से 187 गुना ज़ायद है। लेकिन मुल्क में तवानाई के बहरान के बावजूद इन ज़खायर को इस्तेमाल न करना शायद हमारी इस कौम की बदकिस्मती है। पाकिस्तान जब भी अपनी तवानाई की तलब को पूरा करने के लिए कोई बड़ा मनसूबा तश्कील देता है तो उस पर बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों के तहत एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ज़राए से बिजली हासिल करने का मनसूबा बनाया तो पाकिस्तान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के हुसूल की इजाज़त दे रखी है। इसके अलावा दुनिया के 31 ममालिक के तकरीबन 426 एटमी बिजली घरों से 3,70,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा की जा रही है, जिनकी पैदावार आइंदा 10 बरसों में दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान को सिर्फ चीन ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी फराहम की है, जबकि बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान को यह टेक्नोलॉजी फराहम करने से इनकार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ब्रसल्स में मुनक़िदा न्यूक्लियर एनर्जी सरबराही इजलास से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि पाकिस्तान के पास अभी 6 फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनसे 3,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। जौहरी तवानाई पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में तकरीबन 8% हिस्सा रखती है। इसी तरह जब पाकिस्तान ने बड़े डैम बनाकर सस्ती और साफ पन बिजली पैदा करनी चाहिए तो बातें की गई कि बड़े डैम माहौलियात के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा पाक ईरान गैस मंसूबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाला हुआ है। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए तवानाई का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स खित्ते में सबसे महंगा है, क्योंकि हम ज़्यादातर बिजली फर्नेस ऑयल और गैस जैसे महंगे ज़राए से पैदा कर रहे हैं, जिससे बिजली की औसत लागत बहुत ज़्यादा आती है। खित्ते में चीन इस वक्त अपनी ज़रूरत की बिजली सबसे ज़्यादा कोयले से पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबे को माहौलियाती आलूदगी के पस मंज़र में आलमी पॉलिसीज़ के मुनाफी करार दिया जाता है, जबकि यूरोप, अमरीका और दुनिया के कई ममालिक में कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पाकिस्तान के लिए अलग और बाकी दुनिया के लिए अलग हैं? क्या उनका ये दोहरा मेयार नहीं है? पाकिस्तान को अब इस सिलसिले में क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी सस्ती बिजली पैदा हो सके? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब डॉक्टर साहब हमारे पास थर का कोयला मौजूद है और वाफिर मकदार में मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से हम बिजली को कई गुना सस्ता कर सकते हैं। हम इस कोशिश में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, इसकी भी वजूहात बयान कीजिएगा। और फिर जो दीगर सस्ते रिसोर्सेज हैं, आखिर उनका इस्तेमाल हमारी हुकूमतें क्यों नहीं संजीदगी के साथ कर पाती? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है इस आपके प्रोग्राम का। और ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास कोल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, और ये तो पाकिस्तान के कोल के ज़खायर बुरकार आने कोई 10 साल से शुरू हुए। उससे पहले तो इसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। अगरचे हमारे पास कोल के ज़खायर जैसे आपने कहा बहुत बड़े हैं, लेकिन ये टेक्निकली इसको कोल नहीं कहा जा सकता, इसको लिग्नाइट कहते हैं, जो 4 किस्में होती है कोल की, उससे सबसे नीची किस्म की है इसके अंदर। लेकिन जिस मकसद के लिए हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, यानी स्पेस हीटिंग या बिजली पैदा करना, उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पहली बात ये है कि हमने जब ये पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के नीचे कोल के पावर प्लांट्स का हमने तयन किया और फाइनलाइज किए, तो लाजमी तौर पर डोमेस्टिक कोल के ऊपर होने चाहिए थे। इस तरीके से फिर हम अपने डोमेस्टिक कोल को बुरुकार ला सकते थे। लेकिन ये भी एक अलमिया है कि ये जो हमारे मौजूदा पावर प्लांट्स है कोल वाले, वो फॉरेन इंपोर्टेड कोल के ऊपर चलते हैं, और वही नहीं कि एक पावर प्लांट जो जिसके लिए कोयला बाहर से इंपोर्ट होता है जेटी पर, जेटी के बाद फिर वो यहाँ से ट्रेनों के जरिए जाता है साहिवाल में, जहाँ पर एक हमारा जो पैदावारी हिस्से का हिस्सा है उसके अंदर कोल पावर प्लांट लगाया हुआ है। तो इसलिए हमारी अपनी पॉलिसी भी नाकस रही है। और फिर जहाँ तक बैरूनी ताकतों का है कि अगर हम अपना केस पेश करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर
अब एनर्जी का फुकदान है, बिजली की बहुत कमी है। पाकिस्तान का बहुत हिस्से ऐसे हैं जो अभी बिजली से कनेक्टेड नहीं है, और वो आजकल की इकॉनमी वो आगे बढ़ ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर कम से कम एनर्जी या बिजली ना हो। तो उसके ऊपर हमें अपना केस खुद लड़ना चाहिए। क्यों हम अपना केस नहीं लड़ सकते? बैन अवी जहाँ पर भी जाएं आप अपना केस पेश करें। जो अपने दाद शुमार पेश किए हैं पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा बिजली हासिल करते हैं कोयले से, तो हम क्यों अपने आप को रोके हुए महदूद किया हुआ है? यहाँ पर आपने ये भी कहा कि जो एटमी बिजली है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, उसमें भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, और वो सिर्फ एक ही मुल्क है चीन जो हमें एटमी बिजली की टेक्नोलॉजी की रसाई देता है। और उसमें पहले तो हम बहुत छोटे से 300-400 मेगावाट के कारखाने 4-5 हमने लगाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपग्रेड करके तो अब के 1000-1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी लाए। तो अब इस वक्त पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो प्रोडक्शन है वो कोई 10% के करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के वसासत से कहूँगा कि ये 2 टेक्नोलॉजीज बल्कि 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना केस बड़ी खुश उसलूबी के साथ फाइट करे। एक तो ये है कि हमें कोल के ऊपर जो हमारा डोमेस्टिक कोल के ऊपर हम कन्वर्ट के, तो उसके ऊपर किसी की कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ओवरऑल कोल से पावर प्रोडक्शन बहुत कम है, और फिर ये हमारा कौमी वसाइल है, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते बाकी वसाइल तेल या गैस। और दूसरी टेक्नोलॉजी है जो वो है जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हमें मज़ीद काम करना चाहिए। हमारे जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है उसमें 2030 तक हमने तकरीबन 30 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पैदा करनी है, लेकिन अभी हम उस टारगेट से बहुत कम है। और तीसरी टेक्नोलॉजी है वो हाइडल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये सबसे हमारे पास जो हाइडल का जरिया सबसे ज़्यादा है। हमारे ग्लेशियर पूरी दुनिया में एक मुल्क में ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और फिर जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं जो तकरीबन बर्फ़ से ही हर वक्त ढकी रहती हैं। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम अभी जो है चौथी टेक्नोलॉजी जो है वो शमसी टेक्नोलॉजी है। तो मेरे ख्याल में हमें कोई पावर प्लांट इन 4 टेक्नोलॉजी बाहर नहीं लगाना चाहिए। सही। और फिर डॉक्टर साहब अभी हमने देखा कि जब के इलेक्ट्रिक ने अपने प्लांट्स लगाए, चूँकि वो एक बड़ी कंपनी है बिजली की, उन्होंने इम्पोर्टेड कोल के अपने प्लांट्स लगाए। हम इंटरनेशनली तो चलें, जो पाबंदियां हैं वहाँ पर अपना केस लड़ना वो तो एक फेडरल लेवल का एक अलग लेवल का काम है, लेकिन इंटरनली हमारी भी अपनी जो बिजली की पैदावारी कंपनीज़ हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़, उनका ट्रैक इस वक्त दुरुस्त है कि जब आप इम्पोर्टेड कोल का प्लांट लगाएंगे और फिर महंगे दामों आप वो इम्पोर्टेड कोल मंगवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजली भी महंगी हो जाएगी, आपके मुल्क की मईशत पर भी बोझ पड़ेगा, वो बोझ फिर एक आम आदमी पर भी शिफ्ट होता है। जी, जहाँ तक आपने केईसी का जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये उनका बुनियादी फैसला नहीं था कि ये कोल के प्लांट लगेंगे और बाहर से कोल आएगा। ये तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो गवर्नमेंट उस वक्त थी, जो आज भी इत्फाकन वही गवर्नमेंट है, तो उन्होंने मिलकर फैसला किए कि कौन सा ईंधन होगा, कौन से प्लांट होंगे, कहाँ पर होंगे, किस साइज के होंगे। वो तो उन्होंने तो जो हम कही ऐसी है, उन्होंने तो सिर्फ इससे इत्फाक किया होगा। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि एक वो इत्तेफाक करना भी, उसको एग्रीमेंट की शक्ल देना भी, तो वो अब ज़िम्मेदार तो होगा ना, चूँकि वो प्राइवेटली जब कराची के इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स को, जिनकी तादाद लाखों में करोड़ों में, तो जब वो इतने कंज्यूमर्स को बिजली मुहैया कर रहे हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे इक़दाम उठाएँ कि उस बिजली को सस्ता किया जा सके। अगर कहीं बिजली महंगी बन रही है तो उसमें कहाँ कहाँ वो उसको कटौती करके उसको किस तरह से सस्ता कर सकते हैं, ये भी तो फिर ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारियों में ही आता है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो एक बहुत पुरानी तजर्बाकार एनर्जी कंपनी है और उसके पास मुख्तलिफ किस्म के ज़राए से बिजली उनको मिलती है, तो उनको वाकई अगर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर अगर ये फैसला हो रहा था कि इम्पोर्टेड कोल पर होंगे, उसकी बिजली की जो कितनी उसकी कीमत क्या आएगी, तो उनको अपना केस बिल्कुल सही तौर पर लड़ना चाहिए था और गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर आकर तो नहीं उनको मानना चाहिए था।
और जाहिर है कि सर अगर महंगी बिजली बन भी रही है तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है, उसकी कंजम्पशन बढ़ाई जा सकती है, इंडस्ट्री ग्रो करके उसके रेट को कम किया जा सकता है। फिर अगर ये महंगी बिजली बनी रही है तो इसके ज़रिए ई बसेज या ई बाइक, जिस तरह हम दुनिया भर में देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ई स्टेशंस लगाए जा रहे होते हैं, तो ये इस तरह इसका प्रोडक्टिव यूज़ भी तो किया जा सकता है, उससे कम से कम उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। देखिए प्रोडक्टिव यूज हो सकता है, लेकिन इस प्रोडक्टिव यूज के कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी वायलेशन वो जब गवर्नमेंट ने फैसले किए ये बिजली का लगाने के उस वक्त हुई। उस जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नीचे जो हमारे यहाँ स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं उनको, और वो जोन ऐसे थे जिसकी तहत यहाँ पर प्रोडक्टिव इंडस्ट्री लगनी थी। उस प्रोडक्टिव इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्टिव नीड कैपेसिटी जनरेट करनी थी बिजली की, उसके बाद ये बिजली घर आते तो फिर हमारा जो तरीका था वो सही था। अब हमने बिजली घर बना लिए, बिजली घर बनाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ग्रिड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, और उसके बाद फिर हमने ग्रिड की कैपेसिटी को देखना शुरू किया। उसके बावजूद भी ग्रिड में बहुत लॉसेस हैं जो बिजली की ज़ाया हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि ये तो हमारे पास तो डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्टिव डिमांड, बिजली हमारी सारी पड़ी हुई है, हम इसकी कैपेसिटी प्राइस जो है वो दे रहे हैं, वो तो हम दे ही नहीं सकते उसका, जब तक हुकूमत कोई वाया मीडिया नहीं निकालेगी तो ये पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने प्रोडक्टिव यूज को पहले क्रिएट करना था। स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन के कुछ जोन बन जाते, अब अगर जो इंडस्ट्रियल जोन के इलाके में जाएं तो बिल्कुल फ्लैट है, वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो इसलिए जिस न्यू डिमांड की आप बात कर रहे हैं, मसलन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ही कम है। उसकी डिमांड के ऊपर आप इतने बड़े बिजली घरों की कैपेसिटी जो जनरेट वो करती है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल में इस वक्त सिवाय इसके कि यही गवर्नमेंट जो इस वक्त इक़्तिदार में है, इसको वापस जाना चाहिए चाइना में, और एक बहुत ही वसी सतह के ऊपर उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे एक अंडरस्टैंडिंग सीख करें कि जब तक पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बन जाती तब तक कैपेसिटी पेमेंट में कुछ हमें इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट करें वो सही। और साहब उससे पहले अगर ज़ाहिर है वो भी पैरेलल वो मामला चलता रहे, और अगर ये थर के कोयले को अगर इस्तेमाल करके, और यहाँ कम से कम एक शहर की हद तक, चूँकि के इलेक्ट्रिक तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर इस हद तक उसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, कोई ऐसे प्लांट्स प्लान किए जाएँ या फौरी तौर पर बनाए जाएँ जिसमें वो कोयला इस्तेमाल हो सके, तो उससे फिर कितनी सस्ती हो सकती है बिजली और उससे आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है? देखिए जी, अगर जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान में कोल के लगे हुए 4-5 पावर प्लांट हैं, 1320 मेगावाट ईच के, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। अगर वो सारे प्लांट, उनमें सिर्फ एक ही छोटा प्लांट है जो थर्कोल के ऊपर चल रहा है, अगर और थर्कोल में हमारी माइनिंग अभी कैपेसिटी भी बढ़ गई है, तो अगर पाकिस्तान ये फैसला कर लेता है कि तमाम एग्जिस्टिंग पावर प्लांट जो है वो डोमेस्टिक कोल के ऊपर चलेंगे, इससे ज़रूरी चीज़ है कि उनके जो बर्नर्स हैं उनकी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो वन टाइम कास्ट है, उसके बाद फिर हमें इंपोर्टेड कोल की कास्ट नहीं लानी पड़ेगी। वो इसके ऊपर हमें बहुत जल्दी से काम करना चाहिए, और जितने भी एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उनको थर्ड कोल के ऊपर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, जब जाहिर है कि ये सारा तजुर्बा या ये एक्सपर्टी, ये सारी नॉलेज आपके पास मौजूद है, तो ये अभी तक इस पर अमल दरामद गवर्नमेंट साइड से या जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी इंतज़ामिया की तरफ से क्यों नहीं हो पा रहा है? हम देख रहे हैं टास्क फोर्स बन जाती है, उसमें मिनिस्टर लेवल से लेके और सेक्रेटरी लेवल तक के सारे लोग, हालिया भी साबका भी, उसमें एज एक्सपर्ट शुमार कर लिए जाते हैं। तो इन लाइंस पर वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे कि ये सोचने से पहले इस पर अमल दरामद करना है? ये तो होमवर्क पहले से हुकूमतों का कंप्लीट होना चाहिए जब आप इक़्तिदार में आते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पावर प्लांट्स की डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने वसीयत थे, जैसे अभी मैं कोई तबसरा कर रहा हूँ, उससे मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने इतनी कोशिश की टीवी के ऊपर जाकर के देखें, जो खासकर ये पावर प्लांट जो साहिवाल में लग रहा है, ये बिल्कुल हर चीज़ की नफ़ी करता है। सही। और जो
कोल की पावर प्लांट होती है, उसके एक असूल होता है, उसमें कहते हैं कोल टू वायर, यानी कहते हैं कोल को मूव नहीं किया जाता, कोल से बिजली पैदा करके बिजली को मूव करते हैं। और ये वाहिद मुल्क है जो जेटी से साहिवाल तक कोई 5-6 ट्रेनें चलाकर आलूदगी को बढ़ाता हुआ फिर यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेंटर है उसको तबाह कर रहा है। तो ये किसी ने मेरी सुनी नहीं, और खासकर ये जो आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, अच्छा। इनको मैंने टीवी के जरिए बहुत अपीलें की कि इस पावर प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए जेटी के ऊपर, और उसके बाद फिर वहाँ से बिजली जनरेट करके लाएं। लेकिन मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के क्या प्रेशर डायनामिक से, क्या स्पेशल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये मुल्क के जो इंटरेस्ट के खिलाफ फैसले हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट। गुफ्तगू गुलफराज साहब की नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।